हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? बेसिकली वी हैव स्टार्टेड या वी हैव सीन व्हाट इज अकाउंट्स। हमने क्या देखा था कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। कैन यू हेल्प मी विद दैट? अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या होता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। जैसे आप देख सकते हो व्हाट इज अकाउंट्स। द अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शंस? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसका भी मीनिंग हमने कल देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? The transactions where the exchange can be measured in terms of money. Transactions where the exchange can be measured in terms of money. इतना हमने देखा था। देन व्हाट इज, उसके बाद अगला जो सवाल है, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट मतलब क्या हो गया? अकाउंट डिटेल इंफॉर्मेशन। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। हमने अकाउंट को कितने हेड्स में क्लासिफाई किया था? तीन। कौन से तीन हेड्स थे? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कौन से तीन हेड्स में क्लासिफाई किया था? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देन उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमको अकाउंट्स लिखना है तो कितनी लाइन में लिखा जाता है? दो लाइन। दो लाइन कौन सी थी? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन का एंड इज डेबिट, सेकंड लाइन का एंड इज क्रेडिट। तो जब हमने रूल बनाए, रूल भी कितने लाइन के लिए बनाए? दो। क्या क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? देख के बोलो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। कल मैंने लिखने नहीं दिया था शायद आपको, आज मैं बोल रहा हूँ, आज मौका दूंगा लिखने को। बट यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, कल मैंने आपको बोला था इट्स secondary to learn up the rules, primary is to understand what is personal account, what is real account and what is nominal account. Let's start with first thing, what is personal account। शुरुआत करते हैं हौले हौले। सबसे पहला आइटम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? खुद का अकाउंट। पर्सनल मतलब ये मेरा है, ये मेरा पर्सनल है, नहीं। पर्सनल अकाउंट मतलब वो नहीं होता है। अकाउंट मतलब क्या है? एक बार अकाउंट मतलब देख। अकाउंट मतलब क्या है? देख एक बार बोर्ड पे देख। अकाउंट मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और अ थिंग। तो अकाउंट, पर्सनल में भी अकाउंट है तो अकाउंट मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन है। दिस अकाउंट इन द पर्सनल अकाउंट स्टैंड्स फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। बट पर्सनल अकाउंट आ गया तो किसकी डिटेल इंफॉर्मेशन? तो अबाउट अ पर्सन। यस, पर्सनल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है उसकी जहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन हमने मेंटेन की, एक पर्सन की अगर हमने डिटेल इंफॉर्मेशन मेंटेन की तो उसे हम कौन सा अकाउंट बोल देंगे? पर्सनल अकाउंट। एक पर्सन की अगर हमने डिटेल इंफॉर्मेशन मेंटेन की तो उसे हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। अब सब पर्सन, पर्सन मतलब क्या हो गया? पर्सन मतलब क्या हो गया? तो पर्सन्स जो होते हैं वो दो होते हैं। पर्सन्स यानी कि दो तरीके के होते हैं। आइदर, यहाँ से डिलीट हो गया, रुको एक सेकेंड। पर्सन मतलब क्या होगा? चलिए आइए आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? वाइल्ड गेस। पर्सन मतलब सर ऐसा कुछ होता होगा शायद। पर्सन मतलब ऐसा कुछ। एनीवन, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? पर्सन यानी क्या होता होगा? जिससे जिससे क्या ना हो बोल रहे हैं आप? ऑफिशियल, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हो। देखो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सीधा बताता हूँ, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस व्यक्ति से इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। क्या बोला? वापस बोलो। इट इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। पर्सन कौन सा वाला? आइदर दैट पर्सन कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अब सर ये आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जैसा नेचुरल पर्सन सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो व्यक्ति जो बाय बर्थ दो पैर के जानवर है। मतलब आप और मैं कौन से पर्सन हो जाएंगे? आप और मैं कौन से पर्सन हो जाएंगे? नेचुरल पर्सन। आप और मैं कौन से पर्सन हो गए? नेचुरल पर्सन। जिसको आप बोल सकते हो बाय बर्थ जो ह्यूमन है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। आप और मैं ये कौन हो गए? हमारे नेचुरल पर्सन। होता है ना। कल किसको मैंने 10,000 रुपए दिए थे? कहाँ गायब हो गया आज? इसको 10,000 रुपए दिए थे ना कल मैंने।
पर्व को 10,000 रुपए जो दिए थे उससे 10,000 रुपए मेरे को लेना था। मैं मेरे बुक्स में लिख रहा हूँ ना पर्व अकाउंट, वो अपने बुक में लिखेगा कृष्णा अकाउंट। मैंने संकेत सर से 4 लाख रुपए लिए, मैंने संकेत सर से 4 लाख रुपए लिए, मैं मेरे बुक में लिखूंगा संकेत सर को 4 लाख देना है। संकेत सर अपने बुक में लिखेंगे कृष्णा से 4 लाख लेना है। तो ये एक दूसरे के रिसीवेबल पेएबल अकाउंट हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? पर्सनल अकाउंट। कौन से पर्सन हो गए ये सारे? पव, कृष्णा, संकेत, दीपक, मोहन, सोहन, ये सारे कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल। नेचुरल पर्सन है ये। कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? एआई नहीं हो बाबा। आर्टिफिशियल बोला तो सीधा दिमाग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। बैंक अगेन दैट विल बी ना एग्जांपल, गलत नहीं है बट वो एग्जांपल हो गया। मीनिंग क्या होगा? बैंक के जो अकाउंट है, मतलब जो बैंकों पर डिपॉजिट करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको बर्थ बाय लॉ है। क्या बोला? आपस बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज हु हैव गिवन बर्थ बाय लॉ, जिसको बर्थ लॉ की वजह से मिला, जिसको एग्जिस्टेंस किसकी वजह से मिला है बोल रहा हूँ? लॉ की वजह से। वो पर्सन कौन से पर्सन कहलाए जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारी एकेडमी है, जब आपने क्लासेस लगाई तो आप क्या बोलते हो? आपने क्लासेस कहाँ लगाई? एसिड एकेडमी में लगाई। आप क्या में क्लासेस लगाए बोलते हैं? आप एसिड। एसिड एकेडमी जब आप बोलते हो तो एसिड एकेडमी मतलब आप क्या मान रहे हो? एसिड एकेडमी को एक पर्सन मानते हो ना? अरे सिंपल है, ये रिलायंस से जाके, नीचे बंद हो गया अभी, पहले यहाँ रिलायंस का स्टोर हुआ करता था। अगर आप रिलायंस में जाके कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो आप ये बोलते हो कि आपने मुकेश अंबानी से खरीदा है बोलते हो कि आप रिलायंस से खरीदा है बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मुकेश अंबानी से खरीदा बोलते हो कि रिलायंस से खरीदा है? रिलायंस। तो रिलायंस को आप एक पर्सन मान रहे हो ना? रिलायंस को आप क्या मान रहे हो? एक पर्सन। बैंक में जाके पैसा जमा करते हो तो बैंक पे काउंटर पे बैठे हुए राजू भैया को तुमने पैसे दिए बोलते हैं कि एसबीआई को पैसे दिए बोलते हैं? एसबीआई को क्या माना आपने? एसबीआई को क्या माना? एक पर्सन। कौन सा पर्सन माना आपने एसबीआई को? आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि एसबीआई जो बैंक है उसको एग्जिस्टेंस मिला है बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की वजह से। काय की वजह से बोल रहा हूं मैं? बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। ये जो आपका रिलायंस है, रिलायंस को बर्थ मिला है, एग्जिस्टेंस आया है कि रिलायंस नाम का एक फर्म है, कंपनी है, इसको बर्थ मिला है इंडियन कंपनीज एक्ट की वजह से। काय की वजह से मिला है? इंडियन कंपनी। एसिड एकेडमी को बर्थ मिला है पार्टनरशिप एक्ट की वजह से। किसकी वजह से बोल रहा हूं मैं? पार्टनरशिप एक्ट। कृष्णा सर, संकेत सर पार्टनर है इसके अंदर में, इसको बर्थ काय से मिला हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट की वजह से। तो आपने क्लासेस कहाँ लगाई है? एसिड एकेडमी में। रिलायंस से प्रोडक्ट खरीदा है, मुकेश अंबानी से नहीं। बैंक में, एसबीआई में पैसा जमाया किया, राजू भैया को पैसा दिया है बोलते हैं क्या हम? तो एसबीआई, रिलायंस, एसिड, ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? आर्टिफिशियल पर्सन। ये बाय बर्थ ये पर्सन थे कि इनको बर्थ बाय लॉ है? इनको बर्थ बाय लॉ। तो जिनको बर्थ बाय लॉ होता है उनको कौन से पर्सन बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं उनको हम? आर्टिफिशियल। तो यस, पर्सनल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल पर्सन के एग्जांपल कृष्णा, दीपक, अंबानी, ये सब कौन से पर्सन हो गए? नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन एसिड, एआईज, एसिड एकेडमी, रिलायंस, बैंक, इनको एग्जिस्टेंस किसकी वजह से मिला है? इसको एग्जिस्टेंस किसकी वजह से मिला है? लॉ की वजह से। इसको एग्जिस्टेंस किसकी वजह से मिला हुआ है? लॉ। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का श्योर? तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? क्लियर है? आगे बढ़ू मैं यहाँ से? यस और नो? नेक्स्ट अगला क्या है? रियल अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय रियल अकाउंट? क्या लगता है? दो चीजें थी, एक था पर्सन, दूसरा था थिंग। पर्सन कहाँ चले गए? पर्सन कहाँ चले गए? पर्सनल अकाउंट में। तो बच कौन से गए? थिंग्स। तो थिंग्स कहाँ जाएंगे? रियल अकाउंट में। तो व्हाट डू मीन बाय रियल अकाउंट? रियल अकाउंट क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। क्या बोला? आपस बोलो, रियल अकाउंट मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। जो वस्तुओं की डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं हम? रियल अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं हम? रियल। जैसा जिस बेंच पे बैठे हो, ये हो गया फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ये सब देखना। जिस बेंच पे बैठे हो दिस इज अ थिंग। मशीनरी, ये जो ये लैपटॉप है ये मशीनरी है, ये टीवी मशीनरी है, ये फैन मशीनरी है, दिस आर ऑल द थिंग्स। इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि नहीं मेंटेन करेंगे आप? दिस आर ऑल थिंग्स। इसका रिकॉर्ड जहाँ मेंटेन करेंगे उसको कौन सा अकाउंट का रूल लगाएंगे आप? कौन सा अकाउंट का रूल लगाएंगे आप? रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। कौन सा अकाउंट का रूल लगाएंगे हम? देखो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो तो अभी तक मैंने सिखाया ही नहीं। मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ?
देख मेरे को एक चीज बता, आपने अगर बचपन में इंग्लिश जब पढ़ना चालू किया था तो आपने जब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल जब पढ़ रहे थे तब आपने ये सवाल पूछा था कि सेंटेंस कैसा फ्रेम करेंगे? यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ आपको। ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस या हाउ टू पास द एंट्रीज या हाउ टू रिकॉर्ड दैट इन सिंपल वर्ड्स। एंट्रीज कैसे पास करेंगे भी टेक्निकल वर्ड हो गया, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। वो कब से शुरू करने वाले हैं हम? कल से। हाँ, इसको रिकॉर्ड बुक्स में कैसे करेंगे, वही जो तेरा सवाल है ना वही कल से चालू होने वाला है। देख जैसा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये डाइजेस्ट करने में आसान जा रहा है कि कृष्णा सर को, अगर मान ले हम कृष्णा है, हम जैसा मैंने तेरे से 40,000 रुपए लिया तो तेरे बुक्स में तेरे को ये लिखना समझ में आ रहा है कि कृष्णा सर से 40,000 लेना है, ये देखो लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। बट देखो ये दिक्कत जा रही है कि मेरे पास 10,000 की मशीनरी है, इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? एक कागज पे लिख दे, तेरे पास 10,000 रुपए की मशीनरी है, 50,000 की व्हीकल है, 50,000 की बाइक है, 1 लाख रुपए का फोन है, 20,000 का लैपटॉप है, बस ऐसा लिखना पड़ेगा। लैपटॉप 20,000, मशीनरी 10,000। मैं जो बोल रहा हूँ ये इतना आसानी से नहीं भी होता है, उसमें थोड़े से इफ्स एंड बर्ड्स आते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर में मेरे 20 लेक्चर रहते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस पे हम कितने लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं? 20 लेक्चर, जिसका नाम है जर्नल एंट्री, जो आपका चैप्टर नंबर, अगर आप एनसीईआरटी से जाते हो तो शायद तीसरा या चौथा चैप्टर है, गरेवाल साहब के नोट्स में 7वां 8वां चैप्टर है वो। तो आप समझो ना, तीसरा चौथा चैप्टर या 7वां 8वां चैप्टर, उसके पहले कुछ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी तो सीखना पड़ेगा हमको। मैं डायरेक्ट नहीं जा पाऊंगा उस पर, मैं बोलूंगा कि इसमें ऐसा करेंगे क्योंकि ये है, बट ये क्या है इसका ही मीनिंग नहीं मालूम रहेगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो पहले हम कुछ फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रिकॉर्ड कैसे करेंगे का अभी टेंशन मत लो, वी विल लर्न दैट। और वो भी कुछ नहीं, आपका पेशेंस रखो सिर्फ कल तक, कल ही मैं आपको सिखाना चालू कर दूंगा कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? फिर जब जरूरत पड़ेगी बचे हुए टॉपिक्स जो आज नहीं कवर होंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी हम तब तब उस टॉपिक के थ्योरी डिस्कशन पे वापस आते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद रियल अकाउंट। एक बार कनेक्ट करो मेरे पास, हम कहाँ पढ़ रहे थे? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट का मतलब क्या था? अकाउंट का मतलब क्या था? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और थिंग्स, उसको क्लासिफाई करना था सो दैट हम हर एक के लिए इंडिविजुअल रूल बनाए कि 3 के लिए रूल बना दे। 3 तो 3 इसमें क्लासिफाई किया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर हम पढ़ रहे थे व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन। पर्सन कौन सा वाला? आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। और रियल अकाउंट हम देख रहे थे, रियल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। बराबर है? यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? रियल, जिसमें मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, कैश आ गया, बिल्डिंग आ गया, ये सब कौन सा अकाउंट हो गया हमारे? रियल अकाउंट। जैसा वाटर बॉटल, बैग, चेयर, ये पार्टीशन, ट्यूबलाइट, फैन, व्हाइट बोर्ड, टेलीविजन, ये सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे? रियल अकाउंट हो गए। कौन से अकाउंट हो गए? रियल अकाउंट। कैश का एग्जाम्पल है, एक चीज बता, ये जो कैश है, ये जो कैश है मेरे पास में, ये जो कैश है, लेट्स से ये जो 500 रुपए का जो नोट है मेरे हाथ में, ये 100 रुपए का जो नोट है, ये 100 रुपए का नोट क्या है? कैश ही है। अरे भाई ये क्या है? फर्नीचर क्या है? फर्नीचर ही है, बट आप इसको थिंग भी तो बोल रहे हो ना। ये क्या है? ये क्या है? अब बता। थिंग है ना ये। अरे ये कैश भी तो एक वस्तु ही है, इसको वैल्यू है। आप बोल रहे हो नहीं नहीं सर कैश एक वस्तु नहीं है, कैश को तो वैल्यू है। इस फर्नीचर को वैल्यू नहीं है क्या? इस फर्नीचर को वैल्यू नहीं है क्या? इस लैपटॉप को वैल्यू नहीं है क्या? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर इसकी वैल्यू है। पहली बात, अगर ये फाइनेंशियल नहीं होता, कैश अगर फाइनेंशियल नहीं होता तो अकाउंट्स में इज्जत मिलती क्या? ये फर्नीचर अगर वैल्यू नहीं होल्ड करता, वैल्यू होल्ड नहीं करता मतलब अगर ये फाइनेंशियल नहीं होता तो अकाउंट्स में इज्जत मिलती क्या उसको? अकाउंट्स में उसको इज्जत मिलती क्या? सोच के देख। अकाउंट्स में इज्जत उसी थिंग्स को है विच हैज वैल्यू। विच हैज वैल्यू मतलब विच आर फाइनेंशियल, विच आर फाइनेंशियल। तो सर कैश थिंग है? हाँ, कैश भी तो बाकी चीजों के जैसा एक वस्तु ही है ना। कैश भी तो बाकी चीजों के जैसा एक वस्तु ही है। आई होप समझा तेरा डाउट क्या है। उसमें जब इसको लिखते होगे कि किसी से 50,000 मिले तो ये तो अपन पर्सन में भी डाल सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव डबल इफेक्ट। आप ना रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे का ही एंगल पकड़ लिए हो। प्लीज रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि टेंशन। आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कल क्या बोला था? एवरी ट्रांजैक्शन है, ये नहीं, अकाउंट्स में लिखते वक्त कितने लाइन की जरूरत पड़ती है? 2 लाइन। कितने लाइन की जरूरत पड़ती है? 2। तो मैं एक हल्का सा तेरा जो डाउट है वो क्लियर करवा देता हूँ। एक लाइन में लिखा जाता है कि आया क्या,
और एक लाइन में लिखा जाता है कि दिया किसने है। 2 लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? जो तू बोल रहा है सर कैश, आपने जब संकेत सर से 40 लाख रुपए लिए तो आपने कैश लिख दिया 40 लाख रुपए, फिर मैंने अगली लाइन में लिखा किससे लिया कैश, संकेत सर से लिया, तो दोनों आता वहां। इसलिए यहाँ पे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते वक्त कितनी लाइन की जरूरत पड़ती है? 2। एक तो वस्तु आई कितनी आई और किससे आई, ये दोनों लिखना पड़ता है। और ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ यहाँ तक, 20 लेक्चर, कितने लेक्चर बोल रहा हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करने के, 20 लेक्चर्स लगते हैं वो रिकॉर्डिंग पार्ट समझने के लिए। तो प्लीज थोड़े से होल्ड योर हॉर्सेस जस्ट फॉर टुडे, होल्ड योर हॉर्सेस की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले तो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी, उन दोनों में आएगा जो तेरा डाउट है, कल तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा जो है तो, अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं यहाँ से अभी पक्का। नेक्स्ट अगला क्या है उसके बाद में, नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगेन अकाउंट, नहीं नहीं, नॉमिनल मतलब आपने एकदम ऐसा नॉमिनल नाम के लिए वैसा वाला पकड़ लिया है उसको, नहीं नहीं वैसा नहीं है। नॉमिनल अकाउंट इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या लिखा है देखो, इनकम एंड एक्सपेंस। जैसा सैलरी, सैलरी एक वस्तु है कि सैलरी खर्चा है? सैलरी जैसा हम जहाँ यहाँ पे जो स्टाफ काम करता है उसको सैलरी देते हैं, वो सैलरी क्या है हमारे लिए? खर्चा। जिस प्रीमाइसेस में हमारा एकेडमी चल रहा है प्रीमाइसेस का हम रेंट देते हैं, क्या वो रेंट फाइनेंशियल है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। क्या ये रेंट फाइनेंशियल है? क्या रेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, क्या इसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? यहाँ का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी ये सब फाइनेंशियल है कि नहीं है? इसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? अगर इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो रूल लगाएंगे, रूल लगाएंगे तो क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये सब कौन सा अकाउंट हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। आपसे हम ट्यूशन फीस लेंगे, वो ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या है? इनकम है, वो भी तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना, इतनी इतनी इनकम हुई, तो वो उस पर रूल, ट्यूशन फीस पे काय का रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। काय का रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का। समझ में आया क्या अभी क्या हुआ? यस और नो? तो यस, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए आपका सैलरी, rent, electricity bill, tuition fees, these are all examples of nominal account. These are all examples of nominal account. Clear है यहाँ तक? Yes or no? मैं आपको बताऊँ क्या, दुनिया की आप कोई भी ऐसी वस्तु या थिंग उठा के देख लो जो फाइनेंशियल है, वो इन 3 हेड्स में पक्का क्लासिफाई होंगी। दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु या चीज उठा के देख लो जो फाइनेंशियल है, वो जो पक्का इन 3 में कहीं ना कहीं क्लासिफाई होंगी। लेट्स ट्राई। कुछ ऐसा लगता है आपको कि सर ये कौन सा होगा, रियल होगा, पर्सनल होगा या नॉमिनल होगा? ट्राई तो करो। मेडिकल मतलब मेडिकल, ब्लड टेस्ट, उसके लिए पैसा देगा, ब्लड टेस्ट तेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा अकाउंट हो जाएगा वो? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ब्लड टेस्ट नॉमिनल अकाउंट। और उसमें दोनों में आ सकते का क्या पॉइंट, एक बार का अभी तो पेशेंस रख, वो डबल एंट्री सिस्टम में घुस रहा है तो वो आगे बात करेंगे जब हम कल बात करेंगे। जैसा अगर हमने मशीनरी खरीदे तो मशीनरी कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। उसके लिए जो पैसा दिया कैश, वो भी कौन सा अकाउंट हो गया? रियल, नहीं नहीं, कैश विल बी रियल अकाउंट, कैश विल बी रियल अकाउंट। एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस पे हम बात करेंगे। अभी एक्सपेंस को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, आप दिख रहा होगा यहाँ पे एक हेड दिख रहा है आपको एक्सपेंस, तो 2 मिनट उस पर हम बात करेंगे। एक्सपेंस भी कुछ प्रकार के होते हैं, अगर आपको देखना है, दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। एक्सपेंसेस 3 प्रकार के हैं, बट अगेन अगर ये सब अभी मैं समझाने बैठ जाऊंगा कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है, हमारा पर्पस डाइल्यूट होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा। देखो अकाउंट्स आप पढ़ ही पहली बार रहे हो, बहुत सारे डाउट्स एक साथ आ रहे हैं, मैं कभी अगर बोलूँ कि नहीं अभी नहीं, तो थोड़ा पेशेंस रखना, मैं सब कवर करवाऊंगा। एक्सपेंस में भी टाइप्स होते हैं, तो जब मैं वो टाइप्स क्या होते हैं वो समझा दूंगा तो योर डाउट विल गेट क्लियर। अभी स्टॉक अगर मैं बोला हूँ तो स्टॉक मतलब क्या हो गया? इट इज अ थिंग्स, शेयर्स है ना वो। स्टॉक मतलब जो शेयर्स है वो हाँ वैल्यू तो होल्ड कर रहे हैं ना, तो दो थिंग्स, वो थिंग्स कौन सी हो गई? अब देख स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है, कई लोग बोलेंगे सर स्टॉक वस्तु थोड़ी है, स्टॉक या शेयर्स ये वस्तु थोड़ी होता है, कागज का टुकड़ा है। तो क्या होता है, जो रियल अकाउंट की डेफिनेशन है ना, रियल अकाउंट की डेफिनेशन हल्की सी मैंने मॉडिफाई की है। रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। तो जो स्टॉक या शेयर्स हमने बाय किया है, तो वो शेयर्स हम बाय या सेल कर सकते हैं ना, वो स्टॉक भी कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? रियल अकाउंट हो गया। शेयर्स, स्टॉक मतलब शेयर्स ही बोल रहा था ना तू, कि गोडाउन का स्टॉक बोल रहा है। शेयर्स, शेयर्स कौन सा अकाउंट हो गया हमारा?
रियल अकाउंट, क्योंकि उसे हम कैश में खरीद या बेच सकते हैं। जैसा एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारा लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक सुना है आपने? लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? गाय, बैल, बकरी, मुर्गा, ये सब क्या होगा हमारे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट होगा, जरा सोच के देखो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कहाँ जाएगा लाइव स्टॉक? वाई रियल? बिकॉज इट इज अ थिंग विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। बट सर लाइव स्टॉक में तो जान है। मैंने पर्सनल अकाउंट में जब समझाया था तब मैंने लिविंग बींग्स बोला था क्या? पर्सनल अकाउंट मतलब लिविंग बींग बोला था कि पर्सन बोला था? पर्सन। पर्सन आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन में तो नॉन लिविंग थिंग भी आ रहा है। जो रिलायंस कंपनी है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? एसबीआई लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से मत जाना, पर्सन से जाना। पर्सन आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो लाइव स्टॉक में जान है, इसकी वजह से वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्या? नहीं, वो पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट हो गया आपका? रियल अकाउंट। टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन यानी सागवन का खेत। सागवन का कौन खेत? अगेन दैट खेत या सागवन इज अ थिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। कौन सा अकाउंट हो जाएगा अगेन? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा वो? रियल। तो रियल अकाउंट मतलब क्या हो गया? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। ये समझा क्या? ये फ्रेमवर्क समझा अभी तक जो हमने देखा? क्या क्या देखा एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? बोल बच्चे, व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम क्या है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर पर्सन हर थिंग के लिए रूल बनाना पॉसिबल था क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? अकाउंट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? तीन। कौन सी? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर हमने उसके तीन रूल बना दिए। ये रूल याद करना सेकेंडरी, पहले क्या समझना था? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन। पर्सन कौन सा? आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। रियल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। थिंग्स कौन सी? विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। एंड देन उसके बाद हमने देखा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंस। यहाँ तक समझा? आगे बढ़ू? मैं लिखने दूंगा, एक बार एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे हम एक से। अगर स्टॉक है, ठीक है, आपने बोल दिया कि उसमें आएगा रियल अकाउंट में, लेकिन अगर मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं और अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो मेरी इनकम हो जाएगी। इनकम कब होगी? अब इसमें जो तू सवाल पूछ रहा है ना, इसके लिए मेरे को तेरे को समझाना पड़ेगा अक्रूवल प्रिंसिपल। अच्छा, आपको अक्रूवल प्रिंसिपल कब आएगा? प्लीज आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो ये सारे रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। दे आर नॉट द ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ए के पहले एन आता है, ये डे वन पे नहीं सिखाया जा सकता ना कि ए के पहले ए एप्पल नहीं एन एप्पल आता है। आप समझ रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम है? यू आर जंपिंग। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। सारा चीज पे हम बात करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ो अभी यहाँ से मैं। तो अक्रूवल प्रिंसिपल और अभी उसको नहीं टच करना चाहता हूं मैं। यस, नेक्स्ट मैं कुछ टर्म्स और समझा देता हूँ जो मेजरली यूज होते हैं। चार टर्म्स मेजरली हमारे लाइफ में यूज होने वाले हैं। पहला होता है एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? असेट्स मतलब एक्सपेंस मतलब इनकम मतलब और लाइबिलिटीज मतलब, कितने ये कुछ टर्म्स रहेंगे जो हम रेगुलरली यूज करने वाले हैं। असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, इनकम। वी हैव टू लर्न दिस या वी हैव टू अंडरस्टैंड ये चार टर्म्स क्या क्या होते हैं। एसेट्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? जिसका टाइम के साथ प्राइस बढ़ता हो, दैट इज एसेट। तेरे दिमाग में लैंड एक एसेट है, बराबर है, क्योंकि लैंड समय समय से उसका प्राइस बढ़ेगा। एक मिनट पहले ना तुम ये जो ऑनलाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले हैं ना, उनके लेक्चर्स देखना कम करो। ये तुम्हारी उम्र नहीं है। एसेट मतलब वो जो कमा कर देता, लाइबिलिटी मतलब जो गवाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये बना दिया है इन लोगों ने समझाने के लिए। एसेट मतलब वो नहीं होता है। मैं आपको ये जो तू बोल रहा है जो कमा कर देता है, ये शायद ये यूट्यूब शॉर्ट में से देखने को मिलता है, एक हाथ ऐड बना है ना। सही बोल रहा हूँ गलत है? नहीं, अच्छा याद मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में वहीं से आया हुआ है। यानी अगर आप बोल रहे हो एसेट वही चीज होती है जो वैल्यू बढ़ाती है, तो आप दिमाग में आ रहा है लैंड। बेटा लैंड का वैल्यू हमेशा बढ़ता नहीं है। ये मियान साइड में अगर आप लैंड देखोगे, एक टाइम पे पूछना आपके फादर को, वहां का लैंड का वैल्यू करोड़ों में चला गया था। आज सेम लैंड 20 लाख रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो क्या हमेशा उसका वैल्यू बढ़ता है कि कभी कभी वैल्यू भी गिरता है? अच्छा, ये फर्नीचर क्या लगता है, फर्नीचर एसेट है कि नहीं है? है ना? है नहीं है? मैं बता रहा हूँ।
बट इसकी वैल्यू गिरेगी जैसा जैसा इस मोबाइल फोन आपका एसेट ही है. फिक्स्ड कॉस्ट एसेट म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट. एसेट में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट लगती है. टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू, टू सम एक्सटेंट दिस इज नॉट ट्रू. सर एसेट का मतलब होता क्या है कि मैं वही तो पूछ रहा हूँ. वी आर हैविंग दैट डिस्कशन कि आपके हिसाब से क्या होता है. नहीं, मैं बता देता हूँ. मैं अभी लिख दूंगा डेफिनेशन. मजा नहीं आएगा. जो चीज हम ऑलरेडी परचेस कर चुके जो हमारे पास और लायबिलिटी में हमारे हमारा पास, पैसे देने पड़ते हैं शायद पता नहीं. देखो तुम जा रहे हो, तुम थोड़ा नजदीक जा रहे हो. सही बोला. देखो एक ऐसी चीज जो हमारे पास है, बराबर. क्या बोल रहे हो आप? एक ऐसी चीज. मैं लिखूं क्या डेफिनेशन? थोड़ा आपको अच्छा लगेगा. एसेट्स इज एनी थिंग और रिसीवेबल. थिंग तक तो पहुंच गए थे आप, ठीक है. एसेट इज एनी थिंग और रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव. थोड़ा टेक्निकल हो गया, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ. अभी के लिए वी आर गोना कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन, वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द थिंग्स वाला पार्ट. कौन सा वाला पार्ट पे अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सभी का ध्यान मैं चाहूंगा आप इस पे लेके आए, थिंग्स पे. अभी रिसीवेबल पे बात नहीं करेंगे. अभी हम काय पे बात करेंगे? थिंग्स. एसेट मीन्स एनीथिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी. क्या बोला? वापस बोलो. विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी. एंड तीसरा कीवर्ड है यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ये तीन चीज जो प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी जो फुलफिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स. उसको क्या बोलते हैं हम? एसेट. सबसे पहला क्या बोला? एसेट इज एनी थिंग. एसेट इज एनी थिंग. थिंग मतलब क्या हो गया? जैसा ये फर्नीचर. ये फर्नीचर जो है जिसपे आप बैठे हुए हो, ये फर्नीचर एक वस्तु है, हाँ या ना? क्या ये हमारे कंट्रोल में है क्या? सर ये एंटिटी मतलब क्या? आपके दिल में सवाल आना चाहिए कि सर जो ये एंटिटी लिखा है आपने, ये एंटिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंटिटी टर्म? एंटिटी for the sake of this will be defined as two things. entity जो यहाँ लिखा है हमने, ये entity का मतलब क्या होता है? ये entity का मतलब होता है एक, entity का मतलब होता है ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी कैन बी डिफाइंड इनटू टू थिंग्स. एंटिटी मतलब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है. एंटिटी मतलब इट कैन बी अ पर्सन एंड इट कैन बी एन इंडिविजुअल. इट कैन बी एन इंडिविजुअल. एंटिटी बोला तो इट कैन बी एन इंडिविजुअल और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोला? आपस बोल. इट कैन बी एन इंडिविजुअल और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एंटिटी विल बी डिफाइंड विद टू. दो चीजें हो सकती है. जैसा अगर एग्जांपल लूं मैं, ये फर्नीचर, ये जो फर्नीचर आपके सामने है जहां आप बैठे हो, ये फर्नीचर एक थिंग है. क्या ये इस एकेडमी के कंट्रोल में है क्या? क्या ये एकेडमी के कंट्रोल में है क्या? मतलब जब तक एकेडमी अलाउ नहीं करेगी तब तक आप ये फर्नीचर यूज कर पाओगे क्या? सिंपल यस और नो क्वेश्चन. जब तक ये एकेडमी अलाउ नहीं करेंगे आप ये फर्नीचर यूज नहीं कर पाओगे. तो ये फर्नीचर इज अ थिंग विच इज अंडर. हमने वहां ताला लगा दिया गेट पे, आप यूज कर पाओगे क्या फर्नीचर को? या हमने शटर गिरा दिया, आप यूज कर पाओगे क्या? तो इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी. एंटिटी कौन है? कृष्णा सर, संकेत सर की एंटिटी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है. एंटिटी यहाँ क्या है? ऑर्गन. जैसा एग्जांपल के तौर पे ये जो मोबाइल फोन है, ये जो मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा मोबाइल फोन या मेरा लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो क्या ये लैपटॉप एक वस्तु है? ये लैपटॉप एक वस्तु है. क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? मैं इसको जैसा चाहूँ वैसा यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्या ये मेरे कंट्रोल में है, हाँ या ना? मैं इसको जैसा चाहूँ वैसा यूज कर सकता हूँ ना? तो इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी. अब यहाँ एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है कि इस लैपटॉप के लिए एंटिटी कृष्णा सर है. इस लैपटॉप के लिए एंटिटी क्या है? ये कृष्णा सर के कंट्रोल में. तो ये किसका एसेट होगा? कृष्णा सर का. किसका एसेट होगा? अरे डोमिनोज में फर्नीचर है ना, डोमिनोज में भी तो फर्नीचर है. डोमिनोज का जो फर्नीचर है वो भी एक वस्तु है. डोमिनोज का फर्नीचर एक वस्तु है. वो डोमिनोज का फर्नीचर कृष्णा सर के कंट्रोल में है कि डोमिनोज के कंट्रोल में? तो किसके लिए एसेट होगा? कृष्णा सर के लिए कि डोमिनोज के लिए? कृष्णा सर का एसेट नहीं है वो. किसका एसेट है वो? डोमिनोज का एसेट है. किसका एसेट है वो? डोमिनोज का. एंड बिकॉज ऑफ इट देयर इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. क्या बोल रहा है? मैं वापस बोलो. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या हो गया? उस चीज को यूज करके हम कमा सकते. जरूरी नहीं है कि बेच के कमाए. जिस फर्नीचर पे आप बैठे हो
हम इस फर्नीचर को बेच के कमा रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से कमा रहे हैं? इस्तेमाल मतलब फर्नीचर है, आप बैठ रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बदले में ट्यूशन फीस दे रहे हो। ये लैपटॉप है, मैं इसको यूज करके पढ़ा पा रहा हूँ, पढ़ाने की वजह से मैं ट्यूशन फीस कलेक्ट कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर दिस फैन, लाइट, एसी, टीवी, दीज आर ऑल थिंग्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इसको यूज करके हम कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे? यस और नो? इवन अगर मैं बोलूँ ना, मैं अगर सोच के देख, मैंने अगर कुरकुरे का पैकेट दुकान से लिया, कुरकुरे का पैकेट दुकान से लिया, तो कुरकुरे का पैकेट एक वस्तु है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं जब चाहूँ मेरी मर्जी से उसको कंज्यूम कर सकता हूँ? या कंज्यूम करूँ, बांट दूं, फेंक दूं, कुछ भी कर सकता हूँ? इज इट अंडर माय कंट्रोल? यस और नो? इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? उसके कंजम्पशन से मैं मेरा डिमांड, मेरा भूख को सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो कुरकुरे का पैकेट भी मेरे लिए क्या बन गया? असेट बन गया। वो मेरे लिए क्या बन गया? असेट। कोई भी चीज, जैसा अगर मैं बात करूँ ये कैश, ये जो कैश है, कैश इज अ थिंग। ये जो कैश है, ये कैश इज अ थिंग। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं जब चाहूँ इसको जैसा चाहूँ यूज कर सकता हूँ? जिसको चाहो उसको दे सकता हूँ? नहीं देना है मत दो, खुद के पास रखना है रखो। क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इससे मैं खर्चा करके कुछ ना कुछ डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मेरा डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। तो दैट इज माई, मैं अगर खाऊंगा, मेरे को एनर्जी, इससे मैंने कुछ कंज्यूम किया, खा लिया, भूख लगी थी, मैंने वड़ा पाव लिया, खा लिया, क्या मेरा डिमांड, मेरा हंगर सेटिस्फाई हो गया? एनर्जी आ गई, उससे मैं कुछ ना कुछ कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? यस और नो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि उसको बेच के ही कमाया जाए, उसके इस्तेमाल से भी अगर कमाया जा सकता है तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये समझ में आया क्या? आपने कुरकुरे का एग्जांपल दिया, इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या में? कुरकुरे मतलब कुछ भी कुरकुरे में इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इफ आई एम ईटिंग इट, आई एम गेटिंग एनर्जी, एंड यूजिंग दैट एनर्जी आई कैन डू वर्क टू अर्न, आई कैन गेट द इकोनॉमिक। देखो, सर्वाइवल इज आल्सो इकोनॉमिक बेनिफिट। आई एम सर्वाइविंग टू अर्न इन ऑन द लेटर डे ना। जैसा अगर हम, आई होप समझ में आया तेरे को क्या बोल रहा हूँ। अगर देखो, जो इसका सवाल है ना, जैसा जो जिस ग्राउंड पे तू है, थोड़ा सा पेशेंस रखते क्या, 2 मिनट में मैं वो भी कनेक्ट करवा दूंगा। देखो होता क्या है, कोई भी एक ऐसा एसेट है जिसमें से मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हटा दूं, तो दैट एसेट बिकम्स एक्सपेंसेस। ये हेवी हो रहा है थोड़ा, क्या बोला वापस बोल। कोई एक ऐसा एसेट है जिसमें से मैं क्या हटा दूं, क्या निकाल दूं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल दूं, तो वो एसेट मेरा एक्सपेंस बन जाता है। तो जैसा जैसा तू बोल रहा है कि सर अगर कोई एक ऐसा एसेट हो सकता है क्या जिसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, तो उसका आंसर है हाँ, बट फिर वो एसेट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। एक बार कोई एसेट से अगर मैंने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल दिया तो वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस। ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। इसको मैंने फेंक दिया, ये टूट गया, अब ये एसेट रहा कि ये लॉस हो गया? मेरा टूटा नहीं है, मुझे पता है वो नहीं टूटने वाला है, बट अगर मैंने इसको तोड़ दिया और ये खत्म हो गया, तो अब इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल पाऊंगा कि डन, आज आखिरी दिन था इसका, इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल पाऊंगा क्या? नहीं। तो वो क्या बन गया? मेरा एसेट रहा कि एक्सपेंस हो गया? एक्सपेंस हो गया। सेम गोस फॉर दिस फर्नीचर जिसपे आप बैठे हो, एक बार खड़े होकर कूदो उस पर, अच्छा अच्छा, इसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे कि टूट जाएगा वो? तो वो अगर टूट गया तो अब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं रहेगा, वो एक्सपेंस बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस। तो हर वो एसेट जो थिंग है, प्लीज ध्यान देना, हर वो एसेट जो थिंग है वो कभी ना कभी एक्सपेंस बनता है। हर जो एसेट वो एक थिंग है, वो जो कभी ना कभी क्या बन जाता है? एक्सपेंस। इस कंसेप्ट का नाम है डिप्रिसिएशन। इस कंसेप्ट का नाम क्या होता है? डिप्रिसिएशन। आप सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो, दिस इज अ चैलेंज फॉर मी कि इनको रोक के मैं समझा पाऊँ चीजें। पहली बार मेरे लाइफ में हो रहा है कि इस लेवल तक क्वेश्चन जा रहा है। इट इज गुड, आपका थिंकिंग बहुत अच्छा जा रहा है, क्लियर है। और कोई डाउट है? हाँ पूछ ले। ऐसा कोई वो नहीं जिसमें मतलब डेप्रिशिएट ना हो? ऐसा कोई नहीं है, अगर मैं गोल्ड को लेकर वो भी डेप्रिशिएट होता है। We will talk this about in depreciation chapter. Depreciation आपको एक चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अभी आगे बढ़ूँ यहाँ से मैं। सर अगर हम अपने घर पे सोफा लेके आए तो वो एक्सपेंस होगा या एसेट? क्या लगता है तेरे को, सोफा क्या है? इट इज अ थिंग हाँ, which is under the control of बट entity. उससे कुछ Future फायदा economic benefit, you're getting comfort out of it. Using that comfort, will you be able to do work on the later stage? Yes or no? देखो आप समझो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब आपको ये ब्रॉडर स्कोप रखना है।
उसके ही इस्तेमाल से नहीं कमा रहे, अगर उसके इस्तेमाल से यू विल हैव एनर्जी, यू विल हैव एफर्ट्स, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। इवन दिस स्पेक्स, ये स्पेक्स जो है, ये स्पेक्स जो है, क्या लगता है ये स्पेक्स इज एन एक्सपेंस और एसेट, बिकॉज इट इज अ थिंग विच इज सेम गोज फॉर सोफा, सेम गोज फॉर सोफा भी। समझ में आया क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट उसी से कमाई, उसके इस्तेमाल से भी कमाई हो रही है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? एसेट। उसको क्या बोलेंगे हम? एसेट। मैं आ रहा हूँ ना बेटा, मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे आप, सवाल ही पूछ रहे हो। पहले मेरे को एक्सपेंस का मीनिंग तो समझान दो, पहले एक्सपेंस के मीनिंग पे आ जाओ। मैं यस, व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज एक्सपेंस, पहले उसका मीनिंग समझ लेते। नहीं, पहले एक्सपेंस के पहले एक और एलिमेंट बचा है एसेट में से। एसेट में से अभी मैंने कौन सा एलिमेंट कवर करवाया? एसेट में से अभी हमने कौन सा वाला एलिमेंट कवर किया? थिंग वाला। अभी हम कौन से वाले एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? रिसीवेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? याद कर, वो मेरे को पर्व से मेरे को कल पर्व से 10,000 रुपए लेना था। मेरे को पर्व से कल कितने रुपए लेना था? 10,000 रुपए। वो 10,000 मेरे लिए क्या है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10,000 रुपए क्या है? रिसीवेबल है। कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 रुपए क्या है? रिसीवेबल है। 10,000 रुपए पर्व से लेना था, मेरे को याद आ रहा है क्या? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरे कंट्रोल में है? क्या मतलब मैं पर्व को बोलूंगा मेरे को 10,000 रुपए दे, आज दे, उसको देने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसने लिया था तब प्रॉमिस किया था कि सर आप जब मांगोगे तब मैं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आज दे, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? पर्व से लेने वाले 10,000 रुपए मेरे कंट्रोल में है, मैं कभी भी उसको बोल सकता हूँ, ऑन डिमांड उसको पे करना पड़ेगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? उस पर ब्याज लेने वाला हूँ मैं। 10,000 रुपए में क्या कमाने वाला हूँ? ब्याज। तो वो मेरा क्या हो गया? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है कि आई विल बी अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। जो पर्व को 10,000 रुपए दिया, रिसीवेबल है, मेरे कंट्रोल में, और उस पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यू बीइंग कस्टमर ऑफ दिस एकेडमी, आराम से सुन, कस्टमर नहीं सर, हम स्टूडेंट है, धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। तू एकेडमी का क्या है? कस्टमर है। तू एकेडमी का क्या है? कस्टमर है। लेट्स से 20,000 रुपए का आपका ट्यूशन फीस है, 20 नहीं है शायद, 24 है, राइट? 24,000 रुपए का आपका ट्यूशन फीस है। ये 24,000 रुपए का ट्यूशन फीस एकेडमी के लिए रिसीवेबल हो गया। ये 24,000 का ट्यूशन फीस एकेडमी के लिए क्या हो गया? रिसीवेबल है। इज इट अंडर आर कंट्रोल? हमने ही आपको बताया कि पहला इंस्टॉलमेंट कब देना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट कब देना है, तो ये डेट्स हमने बताई। इज इट अंडर आर कंट्रोल? इफ यू नॉट पे, यू माइट नॉट अलाउ टू सिट इन द क्लास। तो ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? वी आर अर्निंग ना। वो जो 24,000 रुपए वो तो सीधा सीधा हमारा अर्निंग ही है, तो वो ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो एसेट मतलब दो एलिमेंट होते हैं एसेट में। एसेट के दो एलिमेंट कौन से हो गए? पहला एलिमेंट क्या? इट इज अ थिंग, फर्नीचर है, टेबल, फैन, which is under the control of entity, future economic benefit can be derived. और दूसरा एलिमेंट क्या है? इट इज रिसीवेबल, which is under the control of entity and future economic benefits can be derived. क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? पर्व से मुझे लेना है ना, तो मेरे कंट्रोल में है। मैं जब बोलूंगा उसको, मैं कभी भी उसकी कॉलर पकड़ सकता, दे पाइते। मैं वापरना नहीं चाहता था ये वर्ड कि मैं कभी भी उसका कॉलर पकड़ सकता, बट मैं जब बोलूंगा उसको देना पड़ेगा ना। नहीं तो हो सकता है कि शायद मैं उसने मेरे पास कुछ गिरवी रखा होगा, मैं वापस नहीं करूंगा, जब्त करूंगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वो नहीं देगा तो क्या होगा। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तेरे दिमाग में क्या रहा है? पर्व ने देने से मना कर दिया तो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी भी है, मैं केस फाइल कर सकता हूँ, स्टिल इट इज अंडर माई कंट्रोल। अब वो ईगो पे आ गया, मैं नहीं करूंगा। अकाउंट्स ईगो पे नहीं बात करता, हाउ शुड थिंग्स वर्क्स उस पर वो बात करेगा। फिर हम लॉ में घुस गए, अगर वो देने से मना कर दे तो ये तो आपके कंट्रोल में नहीं था। नहीं, मैं मांगूंगा, वो देगा, अज्यूमिंग कि इट इज अ परफेक्ट वर्ल्ड, थिंग्स विल हैपन। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो रिसीवेबल पूछ रहे हैं कि जिसमें अपन जितना पैसा देंगे उससे ज्यादा ले पाए तो वो रिसीवेबल में। नहीं पैसा ही ले पाए जरूरी नहीं है ना। मैं आपसे पैसा ज्यादा ले रहा हूँ कि 24,000 ही ले रहा हूँ, बट वो भी तो मेरी कमाई है। देख, जैसा एग्जांपल के तौर पे मैंने किसी को फ्री में भी पैसा दे दिया, मैंने पर्व को पैसा दिया 20,000 रुपए, और वो वापस भी 20,000 रुपए करेगा। तो जो पर्व से रिसीवेबल है वो भी रिसीवेबल है, मेरे कंट्रोल में, जब मैं बोलूंगा तब देगा। सर इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, हम दोनों के बीच में क्या बिल्ड होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा। चल मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे को ब्याज नहीं कमाने मिल रहा है, मैं पर्व से कुछ और भी काम कर पाऊंगा, उसको सुनना पड़ेगा, सुनेगा। वो सिर्फ ट्रस्ट वाले एलिमेंट के लिए भी अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो वो ट्रस्ट से भी तो मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल सकता हूँ। देखो सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है ये डिफाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। ट्रस्ट भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही है। ट्रस्ट भी क्या है? बेसिकली कल चल के इस भरोसे के बदले मेरे को जरूरत पड़ेगी, वो मेरी हेल्प करेगा। आई होप समझ में आया। जरूरी नहीं है कि यू शुड बी अर्न 100 दिया तो 101 ही मिले या 110 ही मिले तभी इकोनॉमिक बेनिफिट है। हम ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। जब हम एसेट करके क्लासिफाई करते हैं तब हमको पता भी नहीं होता है
किससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, बट इट इज डीम की मिलने वाला है, कुछ तो मिलने वाला है, इसलिए हमने किया है, तो दैट इज एसेट, दैट इज एसेट। समझ में आया क्या? एक बार हाँ या ना बोलेंगे। व्हाट इज एक्सपेंस? व्हाट इज एक्सपेंस? एक्सपेंस मतलब मैं बता देता हूँ, आप लोग ना मैंने जो बोला वो बोल दोगे, पहले उसके पहले एक्चुअल रॉ मीनिंग समझते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? यानी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। क्या बोला? एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? यानी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम। कोई गुड्स एंड, देखो एक चीज समझो, आप गए, सुनना आराम से, यहाँ पे से कंफ्यूजन पैदा होना चालू होगा। आप गए पेन की दुकान पे, आपने पेन खरीदा, उसको पैसा दे दिया और पेन लेके आ गए, वो जो हुआ आपके बीच में, क्या ये एक्सपेंस है क्या? वो पेन आपके लिए एक्सपेंस हो गया क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? पेन एक्सपेंस है क्या? नहीं। क्या है वो? पेन क्या है? एक्सपेंस है कि एसेट है? आप समझा? आपको वो पेन एक्सपेंस नहीं है, वो पेन क्या है? एसेट। एक्सपेंस कब बनेगा? जब लिखना चालू करोगे। जब तक लिखोगे नहीं तब तक इट इज अ थिंग। जब तक लिखना नहीं चालू किया इट इज अ थिंग विच इज अंडर योर कंट्रोल। जब चाहो आप लिख सकते हो, लिखो लिखो, नहीं लिखो फेंक दो, बट वो आपके कंट्रोल में है। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इसको लिख के आप एजुकेशन पाके शायद कमाना चालू कर पाओगे, राइट? तो वो पेन जब आपने खरीदा, खरीदते वक्त एक्सपेंस था कि खरीदते वक्त एसेट था? एक्सपेंस कब होगा? जब कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन का मतलब बैठ के बकासुर जैसा खाना नहीं है। कंजम्पशन का मतलब क्या है? उसका इकोनॉमिक बेनिफिट निकालना, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो एसेट होता है उसमें से अगर मैं इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल दूं तो वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस। बट एसेट में से भी रिसीवेबल वाले पार्ट में से इकोनॉमिक बेनिफिट कि थिंग्स वाले पार्ट में से इकोनॉमिक बेनिफिट? थिंग्स वाले पार्ट में से जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट निकालते हो तो वो एसेट काय में कन्वर्ट होने लग जाता है? एक्सपेंस। सेम गोज फॉर ये जो कॉपी होती है आपकी, रजिस्टर का नोट खरीद के लेके 100 रुपए का रजिस्टर है, सोच के देखना मैं जो बोल रहा हूँ आराम से। 100 रुपए का रजिस्टर खरीदा है, 100 पन्ने का नोट, 100 पन्ने का रजिस्टर है। आपने जब खरीदा तब वो एक्सपेंस है कि खरीदा तब एसेट है? खरीदा तब एसेट है। अब उसमें से पहला पन्ना भर दिया, 100 रुपए के नोट्स थे, 100 रुपए की कॉपी थी, 100 रुपए पेजेस थे, पहला पन्ना भर दिया, खर्चा कितना हुआ? पूरे 100 का हुआ कि 1 रुपए का हुआ? 99 का अभी भी क्या है? एसेट है। अगले पन्ने पे लिखा, ऐसे मिला के और 4 पन्नों पे लिख दिया। अब टोटल खर्चा कितने का हो गया? 5 रुपए का। 95 अभी भी क्या है? एसेट है। 95 अभी भी क्या है? एसेट। खर्चा कब होता है? खरीदते वक्त कि कंजम्पशन के वक्त? कंजम्पशन के वक्त। खरीदते वक्त क्या होता है? एसेट होता है। हाँ पूछ। सर अगर हमने इसे लिखा फिर अपन ने जब लाइक वो तो पैसे अपने एसेट से एक्सपेंसेस बन गए, हाँ। बट सर अगर हम वही पेपर पे जाके वापस से पढ़े तो अपन को तो एजुकेशन गेन हो रहा है, तो दैट विल बी तो ना मटेरियलिटी में घुस गई है एक्चुअली उसका। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। 2 मिनट। सर अगर मैंने पेन से लिख दिया कॉपी के अंदर में, पेन से लिख दिया तो वो तो आप क्या बोल रहे हो? एक्सपेंस। बट जहाँ लिखा है उससे मैं नॉलेज भी तो गेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इतना बारीक में नहीं उतरना। मटेरियलिटी नाम का एक कंसेप्ट होता है। कौन सा कंसेप्ट होता है वो? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब ऐसा, आप जैसा मटेरियलिटी का मतलब समझाता हूँ। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाला और बकेट में से एक लोटा पानी निकाला तो किसको चोट ज्यादा पड़ेगी? क्यों? क्योंकि बकेट के लिए वही एक लोटा मटेरियल है, बट समुद्र के लिए वो लोटा मटेरियल नहीं है। ये समझ में आया कि क्या बोलो? मटेरियलिटी का मतलब क्या है? अरे 1 लाख रुपए कमाने को 1 लाख रुपए कमाने वाले के लिए 10,000 रुपए का नुकसान, और वहीं करोड़ों में कमाने वाले के लिए 10,000 रुपए का नुकसान। ज्यादा चोट किसको पड़ेगी? 1 लाख वाले को। तो 1 लाख रुपए वाले के लिए 10,000 रुपए मटेरियल है, और एक करोड़ों में कमाने वाले के लिए 10,000 रुपए इमटेरियल है। बराबर है? हाँ या ना? तो अब जब तू पूछ रही है कि सर मैंने अगर पेन पे लिख दिया और उससे नॉलेज गेन करूंगा, तो इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कब होने वाला है। मटेरियलिटी क्या बोलता है? जब आपने लिख दिया तब वो खर्चा है, जब आप नॉलेज गेन कर रहे हो दैट इज एडिंग ऑन। आप पहली बार लिखते हो तभी हम मान लेते कि ज्यादा बेनिफिट आपने तभी पा लिया, फिर इफ यू आर यूजिंग इट देन इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट खर्चा तभी हो गया जब आपने उसको यूज कर लिया। सर्विसेज वहाँ पे लिखा, सर्विसेज हाँ सर्विसेज पे भी आता हूँ मैं। जैसा एग्जांपल, 2 मिनट पहले इसका डाउट ले लेते हैं। सर आपने थिंग्स वाला तो बता दिया, थिंग्स वाला तो आपने बता दिया, व्हाट इज सर्विसेज वाला अगर बोलूँ तो मैं? सर्विसेज वाला जैसा अगर मैं बात करूँ, मैं अगर बात करूँ, आप बस गए, बस स्टैंड पे गए, यू बॉट बस का टिकट, आपने बस का टिकट खरीदा। जब तक आप उस बस को बोर्ड नहीं करते हो, बस का टिकट क्या होगा? सोच के देख। जब तक आप बस में बोर्ड नहीं करते बस का टिकट क्या होगा? एसेट, बिकॉज दैट इज द थिंग विच इज अंडर योर कंट्रोल। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यू कैन ट्रैवल, दैट इज फ्यूचर। जैसे ही आपने ट्रैवल कर लिया, सर्विस ले ली ना वो, तो वो क्या बन गया आपका? एक्सपेंस बन गया। वो क्या बन गया आपका? एक्सपेंस। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या क्या बोल रहा हूँ? जैसा सिमिलरली
ट्यूशन शुरू होने की है, अभी मान लेते ट्यूशन शुरू होने की, आपने ट्यूशन फीस 25,000 रुपये सर के हाथ में मेरे हाथ में ला के रख दी कि सर ये 25,000 रुपये की ट्यूशन फीस पकड़ो। सोच के देख, ये 25,000 रुपये तेरा एक्सपेंस हुआ कि ये 25,000 रुपये एसेट है? ये 25,000 रुपये आपने दिया, ये क्यों एसेट है? बिकॉज अभी भी इट इज थिंग विच इज रिसीवेबल, इट इज रिसीवेबल ना, विच इज अंडर योर कंट्रोल, कि आप जब बोलोगे रिफंड चाहिए देना पड़ेगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या दिया है, तो इससे ट्यूशन फीस लोगे, 11th पास करोगे, नंबर पाएंगे। बट मान लेते हैं अब पूरी बैच कंप्लीट हो गई, पूरी बैच कंप्लीट हो गई, अब क्या लगता है वो जो सर्विस है जिसके लिए आपने 25,000 रुपए दिया, वो कंज्यूम कर ली कि नहीं कर ली आपने? तो अब वो क्या रहा, वो एसेट रहा कि अब वो एक्सपेंस बन गया? अब वो क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। समझ में आएगा क्या है? तो यस, एसेट जब कंज्यूम होता है तब वो एक्सपेंस बन जाता है। कुछ बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? एसेट जब कंज्यूम होता है वो एक्सपेंस बन जाता है, एसेट जब कंज्यूम होता है वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉपी, कॉपी के अंदर में सर 100 पेज की कॉपी थी, 99 यूज हो गए, एक बच गया। टेक्निकली वो 1 रुपया अभी भी एसेट रहेगा, बट मटेरियलिटी ट्रिगर होती है उसमें। क्या ट्रिगर होती है बोल रहा हूँ मैं? मटेरियलिटी कैसे ट्रिगर होती है? प्लीज पेशेंस रखो, एक साथ सारी चीजें अटैच नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आपको पता है क्या, खरीदते वक्त चीजें खर्चा होती है, बट हम उसको खर्चा नहीं मानते। सॉरी, खरीदते वक्त चीजें एसेट होती है, बट कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें जो होती है जिसका, मेरे को एक चीज बता, 5 रुपए का पेन खरीदा तुमने, कितने रुपए का पेन खरीदा? 5 रुपए। 5 रुपए का पेन है, वो मान लेते 500 मीटर तक चलेगा, तो क्या तू रोज हिसाब लिखेगा क्या, गिनेगा क्या कितना मीटर लिख के हुआ कितना मीटर लिख के नहीं हुआ? ये मोच पाना आसान है क्या? तो मेरे को बताओ कितना, वो 5 रुपए के लिए हिसाब रखना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो मटेरियलिटी क्या बोलता है, दो इट इज एन एसेट, दो इट इज एन एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, दो इट इज एन एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। समझ में आया क्या? देखो आप समझ रहे हो, ये इतनी सी चीज में आप इतना डिस्कशन कर रहे हो। इमेजिन अगर मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया रहता और उस वक्त बोला रहता कि पेन वैसे एसेट है बट हम इसको एक्सपेंस मानने वाले हैं बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी, तब समझ में नहीं आता, इसीलिए डिस्कशन जरूरी है जो अभी हम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? खरीदते वक्त क्या होना चाहिए? सिंपल, अभी के लिए इतना लॉक करो, खरीदते वक्त क्या होगा, एसेट। एक्सपेंस कब होगा? जब कंज्यूम करेंगे, जब हम कंज्यूम। बस अभी यहाँ के लिए इतना टेक केयर करो, आगे बढ़े यहाँ से। अभी हम व्हाट इज लाइबिलिटी, अगला सवाल है व्हाट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज लाइबिलिटी? याद कर, पर्व से मेरे को कितने रुपए लेने थे? 10,000। तो पर्व को मुझे कितने रुपए देने हैं? मेरे को लेना है 10, उसको देना है। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज पेएबल। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज पेएबल। मुझे संकेत सर को 4 लाख रुपए देने थे, याद आ रहा है एग्जाम्पल? मैंने संकेत सर से 4 लाख रुपए लिया था, तो संकेत सर के लिए वो क्या था? रिसीवेबल। बट वो 4 लाख रुपए मेरे लिए क्या था? पेएबल। तो पेएबल है वो मेरे लिए क्या होंगी? लाइबिलिटी। मेरे लिए क्या होंगी? अरे अगर एक का रिसीवेबल है तो दूसरे का क्या है? पेएबल। अगर रिसीवेबल एक का एसेट है तो जिसके लिए पेएबल है वो उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, वो उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे? लाइबिलिटी सिंपल वर्ड्स में एनीथिंग विच इज पेएबल, एनीथिंग विच इज पेएबल। क्लियर है? आगे बढ़ू यहाँ से मैं। लोन भी इसमें आएगा, लोन अगर मैं ले रहा हूँ तो लोन मेरी लाइबिलिटी हो जाएंगी विच इज पेएबल। इंटरेस्ट जो देंगे वो एक्सपेंस होगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग द लोन। तो उसका टाइम पीरियड के लिए दे रहा हूँ ना मैं, कि 3 साल 2 साल, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। बस पेएबल ही होता है। हाँ बस पेएबल, एनीथिंग विच इज पेएबल इज माय लाइबिलिटी। और कुछ लग रहा है तो एक बार पूछ ले। कोई मशीन वगैरह जो उस पे रेगुलर मेंटेनेंस लगा है। मेंटेनेंस अगर तू दे रहा है तो वो एक्सपेंस हो गया ना, बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट मशीनरी आपको खर्चा लग रहा है, तो वो एक्सपेंस हो गया, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो डेप्रिशिएटिंग डेप्रिसिएशन जो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के ना वीडियो देखना बंद करो आप, जो अर्थ मीनिंग, हाँ
पापा के मतलब डेप्रिशिएटिंग एसेट को लायबिलिटी नहीं बोलते डेप्रिसिएशन एसेट, गाड़ी इज एन असेट। वो फाइनेंशियल टर्म्स में देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, हाउ मेनी, अभी कैसा बोलो तुम, ये जो तुम फालतू फालतू जो तुम्हारे दिमाग की माँ बहन करके रखी है ऑनलाइन वालों ने, रुको मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, दिखा समझाता हूँ इसको। क्या बोल रहा, कहाँ गया रे, हाँ अच्छा 1 मिनट, मैं उस पर भी आता हूँ, पहले एक लास्ट कर ले। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम मतलब एनीथिंग विच यू हैव अर्न। इनकम का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच यू हैव अर्न, एनीथिंग विच यू हैव अर्न। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो। श्योर? जो कमाया, जैसा ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या हो गई? इनकम। हम जिसको रेंट दे रहे, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो अगले वाले के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ, पेशेंस रखना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स? व्हाट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स? what are the branches of science? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट? उसी तरह अकाउंट्स की भी ब्रांचेस है। अकाउंट्स की भी 3 ब्रांचेस है। अकाउंट्स की कितनी ब्रांचेस है? 3। मैं बता देता हूँ, ये अभी आपको नहीं पता। 3 ब्रांचेस है। कौन सी 3 ब्रांचेस है? बोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस कौन सी हो गई आपकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? द अकाउंटिंग विच इज डन टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। काहे के लिए की जाती है ये? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, और क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, कि साल भर हमने धंधा किया, साल भर धंधा करने की वजह से भैया ये बता फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसके लिए हम क्या करते? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते। एंड टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? औकात जाननी है। भाई काम किया तो कुछ कमा के रखा, नहीं रखा। तो ये जो होता है हमारा इनकम और एक्सपेंस यहाँ कवर होते हैं। क्या कवर होते हैं हमारे? इनकम एक्सपेंस। इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम तो क्या हो जाएगा? बोल। इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम तो क्या होगा? प्रॉफिट। एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम तो क्या होगा? लॉस। सेम फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। फाइनेंशियल पोजीशन कब अच्छी रहेंगी? जब एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा रहेंगे। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मेरे एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा रहेंगे तब वो क्या हो जाएगा मेरा? जब एसेट मेरी लाइबिलिटी से ज्यादा रहेंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? इनकम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इनकम हो जाएंगी। क्लियर? इन्हें एसेट जब लाइबिलिटी से ज्यादा रहेंगे तो मेरी पॉजिटिव नेटवर्थ रहती है। वो क्या रहती है? मेरी पॉजिटिव नेटवर्थ। हाँ, असर्टन मतलब कैलकुलेट करना, असर्टन मतलब निकालना, जानना, पता करना, इज असर्टन। क्लियर है? लायबिलिटी कम और एसेट ज्यादा, इसका मतलब यह नेगेटिव नेटवर्थ, आपकी औकात खराब है, आपकी औकात ही नहीं है, नेगेटिव औकात है आपका, नेटवर्थ कम है आपका। मतलब लोन ज्यादा काम करने से लोन ज्यादा है और आपने एसेट नहीं बना रखा है, आपने अपने ऊपर पेबल ज्यादा खड़ा रखा है। देखा आपने सुना होगा ना, बैंक करप्ट हो गया, ये सुना है कि आपने? ये बैंक करप्ट हो गया। वो बैंक करप्ट कब हुआ? जब उसकी लाइबिलिटी ज्यादा थी और एसेट कम थे। तो इफ यू आर हैविंग मोर लाइबिलिटीज देन एसेट, इसका मतलब यू आर हैविंग नेगेटिव नेटवर्थ। और नेगेटिव नेटवर्थ अगर ज्यादा समय तक है तो इट इज डिक्लेयर्ड एज बैंकक्रप्ट। तो बैंकक्रप्सी का पहला स्टेज होता है नेगेटिव नेटवर्थ। तो इफ यू आर गेटिंग इनटू नेगेटिव नेटवर्थ मतलब इट इज चांसेस दैट यू गो इनटू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी या बैंकक्रप्ट दोनों सेम टर्म है, इंटरचेंजेबली यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका नेटवर्थ पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन यू हैव more assets than liabilities, when you have more assets than liabilities। अब मैं आपको बताऊं, क्या जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि जो कार है वो एसेट नहीं लाइबिलिटी है, क्यों वो लोग ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कार डेप्रिशिएट होता है। कार क्या होता है? डेप्रिशिएट होता है। तो अगर कार डेप्रिशिएट हो रहा है, इमेजिन कर, विजुअलाइज कर, तेरे एसेट लाइबिलिटी सेम है, और कार अगर डेप्रिशिएट होगा तो कार लाइबिलिटी हो रहा है कि कार यानी एसेट कम हो रहा है, इससे लाइबिलिटी बढ़ रही है? एसेट कम हो रहा है इसीलिए लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो जो डेप्रिशिएबल एसेट्स रहते हैं ना, लोग उसको लाइबिलिटी बोलना चालू करते हैं। टेक्निकली दे आर साउंड कि दे आर अनसाउंड, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दे हैव बॉट डेप्रिशिएबल एसेट, जिसकी वजह से उनका एसेट कम होगा, लाइबिलिटी उतनी ही रहेंगी। इसकी वजह से उनकी लाइबिलिटी बढ़ी कि एसेट कम हो रहा है? एसेट कम हो रहा है। तो डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से लाइबिलिटी बढ़ती है। ऐसा है कि डेप्रिशिएबल एसेट, देख भाई, डेप्रिशिएबल एसेट आपको जिंदगी में खरीदना तो है, बट डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदो और उसके यूज से और एसेट बनाओ ना, तो क्या इसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होने वाली कि नहीं होगी? कार इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कार इज अ लाइबिलिटी, अगर कोई बोल रहा है तो उसका औकात नहीं है वो कार लेने का।
जब आप अपनी औकात के बाहर कार खरीदते हो, अभी अगर मेरा औकात है i20 लेने का, मैं BMW खरीद लूंगा, तो BMW 1 करोड़ का है, वो भी 10 साल में डिप्रिशिएट होगा, हर साल 10-10 लाख रुपए मेरा एसेट कम होते जाएगा। अगर मेरी 10 लाख से नए एसेट क्रिएट नहीं हो रहे तो मेरे एसेट इतने कम हो जाएंगे, लाइबिलिटी उतनी रहेंगी, तो मेरे लाइबिलिटी बढ़ी कि एसेट की वैल्यू कम, एसेट की वैल्यू कम। तो कार इज नॉट अ लाइबिलिटी, कार इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। बट अगर आपका डेप्रिसिएशन आपकी क्रिएशन ऑफ एसेट से ज्यादा ताकत से हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी। तो प्लीज बीइंग अ साउंड माइंड, कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, कार को लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे आप, कार को क्या बोलोगे? डेप्रिशिएबल एसेट। योर डेप्रिशिएबल एसेट जितने से डेप्रिशिएट हो रहा है उतनी ज्यादा वैल्यू से अगर एसेट रिप्लेस कर रहा है, कोई और एसेट उसको रिप्लेस कर रहा है, तो कभी भी आपका वो एसेट यूज नहीं, वही तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। इफ यू आर हैविंग मोर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देन द डेप्रिसिएशन, इसका मतलब यू आर क्रिएटिंग वेल्थ। फाइनेंस की टर्म में अगर मैं बोलूं तो इफ यू आर डेप्रिशिएटिंग उसकी ज्यादा ताकत से, इफ यू आर अर्निंग या इफ यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, बोलते हैं अर्निंग नहीं बोलते, फिर यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, तो इसका मतलब यू आर यूजिंग डेप्रिशिएबल एसेट प्रॉपरली। जब तुमको पता है, अरे होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सुनोगे घर वालों से, यू वांट टू ट्रैवल टू मुंबई, क्या करोगे आप? कैसे जाना चाहोगे? विल यू बी वेल इनफ, या टू विल यू बी, क्या बोलते हो घर वालों से? मुंबई जाना है तो क्या करते? फ्लाइट का टिकट बुक करके दो, बराबर। कभी सुना होगा आपने, तेरा टाइम इतना कीमती है क्या? सुना है क्या ऐसा? ट्रेन से जा नहीं सकता क्या? 1 घंटा में जाके 12 घंटे बचा के क्या कर लेगा? इज योर टाइम दैट वैल्यूएबल? ये सुना होगा ना आपने, ट्रेन से जाना क्या होगा, तेरे को क्या करना है, इतना टाइम तेरा कीमती है क्या? ये सुना होगा ना आपने। इसका मतलब क्या हो गया? द वर्थ ऑफ फ्लाइट इज नॉट फॉर यू। अगर आप फ्लाइट खरीदते हो तो यू आर मेकिंग एक्सपेंसेस मोर देन यू कैन अर्न आउट ऑफ इट। दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एसेट और यू आर क्रिएटिंग लाइबिलिटी, बट टेक्निकली यू आर क्रिएटिंग लाइबिलिटी और यू आर डिप्लीटिंग एसेट फास्टर ऑन अ फास्टर रेट। हम लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे, हमारा एसेट फास्टर रेट से डिप्लीट कर रहे हैं। तो इट इज नॉट कि कार इज अ लाइबिलिटी, कार इज अ असेट, बट इट इज अ डेप्रिशिएबल असेट, जिसकी वजह से एसेट ज्यादा ताकत से गिर जाएगा तो लाइबिलिटी ज्यादा दिखने लग जाती है। आई होप समझा कंसेप्ट क्या था। देखो कार उसके लिए तब भी डेप्रिशिएबल एसेट ही रहेंगी, बट वो उससे जितना, जैसा अगर मैंने गाड़ी, मैं टैक्सी वाला, अगर मैं टैक्सी ले रहा हूँ 10 लाख का टैक्सी है मेरा, मेरा वो 10 साल में हर साल 1-1 लाख से खत्म होते जाएगा, हर साल 1-1 लाख से उसका वैल्यू कम होगा। बट अगर मान लो मैं उस कार को यूज करके साल में 5 लाख रुपए का वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैसा कमा रहा हूँ पैसे से घर बना लिया, लैपटॉप खरीद लिया, बच्चे के एजुकेशन में पैसा लगा दिया, उससे जो पैसा कमा रहा हूँ अगर वो उसके डेप्रिसिएशन से ज्यादा है, तो अब मेरे को एक चीज बता, वो कार उसके लिए लाइबिलिटी, उसके लिए कार तो असेट ही है, उसका डेप्रिसिएशन 1 लाख से हो रहा है, उसकी कमाई 1 लाख से ज्यादा की हो रही है, तो हाउ कम आप बोलोगे कि कार मत खरीद, वो तो लाइबिलिटी हो गई? क्या वो उसके लिए लाइबिलिटी हुई कि वो उसके लिए असेट ही है? तब भी उसके लिए डेप्रिशिएटिंग एसेट रहेगा। देखो बेटा, जो एसेट डेप्रिशिएटिंग एसेट है वो हमेशा डेप्रिशिएटिंग एसेट ही रहेगा, उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। बट ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जो मार्केट में बोल दिया है कि कार डेप्रिशिएट, कार इज अ लाइबिलिटी, इट विल बी अ लाइबिलिटी ओनली इफ you are not able to earn more than the depreciation. If you are not able to earn more than the depreciation, तभी वो liability है, तब भी वो liability नहीं है, तब भी वो डिप्लीट ज्यादा रेट से हो रहा है और लाइबिलिटी उतने पे ही है। इसीलिए लग क्या रहा है कि आपकी कार की वजह से लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, कार की वजह से लाइबिलिटी क्रिएट हुई है क्या, कि लाइबिलिटी उतने पे ही है, कार डिप्लीट ज्यादा रेट से हो जाता है, कार डिप्लीट ज्यादा रेट से हो गया। आप समझा क्या? तो कार हमेशा डिप्रिशिएबल एसेट है। मैं बोलूं क्या, दुनिया का सारा एसेट डिप्रिशिएबल एसेट है एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। वो एक्सेप्ट वन क्या, वो भी मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा कि, और पहली बात डिप्रिसिएशन लॉस नहीं है, डिप्रिसिएशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन और रिडक्शन दोनों में फर्क है, डिप्रिसिएशन और रिडक्शन में फर्क है, क्या है प्लीज पेशेंस रखो, ठीक है। हाँ इंग्लिश देखो, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, हम अकाउंट्स में कौन से लैंग्वेज का मीनिंग लेते हैं, कौन से लैंग्वेज की मदद लेते हैं? इंग्लिश। जो इंग्लिश टर्म में जो उसका टर्म है, अकाउंट्स में भी उसका मीनिंग वही होगा कि अकाउंट्स में उसका मीनिंग अलग हो सकता है, अकाउंट्स में उसका मीनिंग अलग हो सकता है। मैं मीनिंग अब आपको किसके हिसाब से समझा रहा हूँ, अकाउंट्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। किसके हिसाब से समझा रहा हूँ? जैसा अकाउंट्स के अपने आप में कुछ टर्म्स के मीनिंग होते हैं ना, वैसा फाइनेंस में भी कुछ टर्म्स के अपने आप में मीनिंग होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सेम टर्म के कुछ और मीनिंग हो सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेम टर्म के कुछ और
मीनिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग है। अभी आपको 11th में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, अभी आपको 11th में सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 11th में सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्या पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब का पढ़ते हो आप प्रोफेशनल कोर्सेज में। सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए, एमबीए जब करोगे तब बाकी दोनों पढ़ते हो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सिर्फ जो मैं मीनिंग्स बताऊंगा वो कहाँ तक सीमित रहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। पूछ, तेरा क्या सवाल था? जो 5 लाख रुपए उसको मिल रहा है तो उसके लिए इनकम हुई ना, लायबिलिटी कम हुई। बराबर है, वो उसकी इनकम हो गई। अब वो इनकम को अगर इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपरली यूज करेगा, तो कुछ ना कुछ खरीदेगा ना। तो जो खरीदेगा वो एसेट हो सकता है ना। 5 लाख की इनकम है, उससे उसने क्या किया, घर बना लिया। घर क्या हो गया उसके लिए? वो 5 लाख की इनकम से उसने मान लेते कुछ और भी किताबें खरीदा या खरीदा, कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा ना वो। या कैश ही पड़ा रहने दे, 5 लाख की इनकम कैश में हुई, वो कैश उसके लिए क्या रहेगा फिर? और सर जैसे अगर मैंने कोई लैंड दे दी है बस फार्मिंग करा लो तो मैं कंज्यूम कर लिया तो लैंड ही एक ऐसा एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। हो गया खत्म। मैं नहीं बोल रहा था इतनी देर से, लैंड ही वो एक ऐसा एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। एक मिनट सर, पर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे निहान का जो लैंड है उसकी वैल्यू कम हो गई। मैं वही तो बोला, डिप्रिसिएशन में और रिडक्शन में फर्क है। आप रिडक्शन को डिप्रिसिएशन मान रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि सर मोबाइल फोन डिप्रिशिएट होता है क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है, लैपटॉप डिप्रिशिएट होता है उसकी वैल्यू कम होती है। आप बोल रहे हो लैंड कभी डिप्रिशिएट नहीं होता, इसका मतलब लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। हाथ जोड़ू तेरे, ऐसी डेफिनेशन ही नहीं है डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो तब तक वेट करो। और बाकी दुनिया के जैसा बेवकूफ हरकत मत करो जो डिप्रिसिएशन और रिडक्शन में फर्क नहीं समझते। क्लियर है? डिप्रिसिएशन इज अ गुड थिंग। डिप्रिसिएशन में बुरी चीज है ये नहीं बोल रहा हूँ, रिडक्शन इज अ बैड थिंग। क्या बोला आपस बोल? depreciation is a good thing because every asset by nature will depreciate. Every asset by nature will depreciate. That is the part of the parcel of the life. उसको अगर आप डिप्रिशिएट नहीं होने देना चाहते तो यूज मत करो, और यूज नहीं करोगे तो वो वैसी एसेट यूजलेस है। Asset will going to depreciate, but to get benefit out of it you should have that compensated by earning more than your depreciation. You should have to compensate it by earning more than the, अरे भाई कोई कोई तो प्लेन ले रहा, तुम गाड़ी पे अटके हो, गाड़ी पे अटके हो ये सोचते हुए कि गाड़ी इज अ लाइबिलिटी। इसका मतलब यू आर नॉट स्टिल केपेबल ऑफ ओनिंग दैट व्हीकल, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन जितना है उतनी तेरी कमाई नहीं। सिंपल वर्ड्स, जो प्लेन ले रहा है 2 करोड़ का प्लेन ले रहा है वो भी डिप्रिशिएट होगा, 2-2 20-20 लाख डिप्रिशिएट होगा, बट उसकी कीमत है, उसके समय की कीमत है कि वो 2 करोड़ के प्लेन में ट्रैवल करेगा, जितना समय बचाएगा उतने समय में वो उससे ज्यादा कमा लेगा। आई होप समझ में आया। तो यस, रिडक्शन और डिप्रिसिएशन इज डिफरेंट थिंग। मार्केट में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो डिप्रिसिएशन को रिडक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। रिडक्शन की जगह वो लोग टर्म क्या यूज करने लग जाते हैं, डिप्रिसिएशन। वैसा नहीं, आपके रिडक्शन से ज्यादा अगर आप एसेट क्रिएट कर रहे हो तो इट इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज एन एसेट। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? पक्का श्योर? थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है, 1 साल 2 साल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखना कम करो, क्योंकि अदरवाइज आप लोग ना जो गड़बड़ कर दोगे टर्म्स के साथ, वो सीखेंगे 12वीं के बाद। फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं वो किसके बाद सीखेंगे हम? 12वीं के बाद। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को आज जाके अनफॉलो करो, जितने आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखे होंगे। क्लियर है? यस और नो? अरे अपन सर अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर पढ़ा रहे हैं, और ये लोग जो डेफिनेशन बोल रहे हैं वो फाइनेंसिंग की बोल रहे हैं, तो वो दोनों चीजों में मिक्स हो। एक चीज पूछना चाहूंगा सर, साइंस के अंदर में भी होता होगा ना कि बायो में कोई टर्म का ये बेटा उस फैन का बटन खराब है, बंद हो जाता है तो दबा दिया इसको। जैसा हम साइंस में भी होता होगा ना कि बायो के हिसाब से कोई टर्म ये है और बायो के इसमें इक्वेशन अलग है, फोटोसिंथेसिस की केमिस्ट्री में अलग है, सेम चीज की है, होता है ना। दैट इज द सेम थिंग व्हिच हैपेंस इन अकाउंट्स एज वेल। जो चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एसेट की डेफिनेशन है, हो सकता है कि फाइनेंस में उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। आई होप समझ में आया। क्लियर है यहाँ तक? तो हम अभी पढ़ के आ रहे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग राइट नाउ ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है यहाँ तक? आया ना? हाँ, ये रिकॉर्ड किए हुए सेशन। तो यस, जस्ट सिंपली वन थिंग, अभी हमारा समय हो गया, आपको लिखने को टाइम दिया नहीं, इसका फोटो खींच लो। फोटो ठीक है, नहीं फोटो पर टाइम लगेगा वैसे भी सर, जस्ट टेक अ फोटो, इसको आप लिख लेंगे आज। हाँ तो वो वैसे आया।
हुआ ये, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म का एक फोटो खींच वीडियो लेते कॉल हैं। नहीं है ऑनलाइन जूही ऑनलाइन है, और एक और जन ऑनलाइन है, पर्व जो है, पर्व नहीं है शायद, पर्व है कि ये कौन है ऑनलाइन, सक्षम ऑनलाइन है, पता नहीं किया पर्व नहीं आया आज। चले रुके, कल हम रिकॉर्डिंग चालू करेंगे, कल का लेक्चर इज, कल क्लास ले रहे हैं ना? हाँ ये कल ले रहे हैं कल का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहता है अकाउंट्स का। प्लीज डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। जो आपका डाउट था ना कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है? चलो बाय, सी यू, टेक केयर। सर मेरी लैंड लिया, ठीक है, उसको फार्मिंग करा रहा हूँ, तो फार्मिंग करने मेरा